हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं जुड़ गया हूँ आपके सेशन के साथ और आज हम लोग करने वाले हैं घटना चक्र के पार्ट 17 को। तो चलिए एक एक करके हम लोग अपने सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। तो भाई क्या पूछा है, वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति का स्थापना किसने करा है, ये पूछा गया है। रामानंद सिन्हा, सतीश झा, सचिंद्र नाथ सान्याल, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी 11, 12, 26, 8, 23 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। हु इस्टेब्लिश्ड ए ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना इन 1913। रामानंद सिन्हा, सतीश झा, सचिंद्र नाथ सान्याल, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है सचिंद्र नाथ सान्याल होगा। ठीक है। और जो अनुशीलन समिति जो था वो एक क्रांतिकारी संगठन था। क्या था ये, क्रांतिकारी संगठन। इस बात को भी याद रखिएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है। क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है। तो अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था और पटना में जो है अनुशीलन समिति का एक ब्रांच जो है वो 1913 में खोला गया था सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। ओके। नेक्स्ट, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी। और ये शायद बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये टीआरई 3 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। बीपीएससी टीआरई 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई। 12 नवंबर 1930, 23 मार्च 1931, 7 सितंबर 1931, 4 मार्च 1931। ये देखो 67 बीपीएससी प्री री एग्जाम 2022 का क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा था। ऑन विच डेट वेयर सुखदेव, भगत सिंह एंड राजगुरु हैंग्ड। मतलब कि उन्हें कब फांसी पर चढ़ाया गया, ये पूछा गया है। तो पहली बात भाई ये याद रखना होगा कि इन्हें फांसी पर क्यों चढ़ाया गया था। तो इन्हें जो फांसी पे चढ़ाया गया है वो लाहौर षड्यंत्र मामले में मिला है। लाहौर षड्यंत्र केस में इन्हें फांसी मिला है। लाहौर षड्यंत्र, आपसे ये पूछ सकता है कि सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को किस मामले में फांसी मिला है। तो लाहौर षड्यंत्र केस में इन्हें जो है फांसी दिया गया है। और कब फांसी दिया गया था, तो 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया है। 23 मार्च 1931 को जो है सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दिया है। 23 मार्च 1941 को इसको फांसी दिया गया है। ठीक है। और इन्हें क्यों फांसी दिया है, क्योंकि जो देखिए आपके सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु थे ना, ये लोग क्या किए थे, सैंडर्स की हत्या किए थे। सैंडर्स की हत्या, तो सैंडर्स की हत्या के कारण इन्हें फांसी दिया गया है। सैंडर्स की हत्या के कारण, तो सैंडर्स की हत्या के कारण जो है इन्हें फांसी दिया गया है। सैंडर्स की हत्या के कारण क्या मिला है, फांसी मिला है। देखो एक्चुअली हुआ क्या था, इस टाइम पे मारना था स्कॉट को। ठीक है, स्कॉट को मारना था, बट मारा गया सैंडर्स। मारना था किसको, तो स्कॉट को मारना था, बट मारा कौन गया था, सैंडर्स मारा गया था। स्कॉट को मारना था। मतलब कि सुखदेव और भगत सिंह और राजगुरु का प्लानिंग था कि स्कॉट को मारना है, बट हुआ क्या, हुआ यह कि सैंडर्स मारा गया। सैंडर्स मारा गया। इसी वजह से जो है लाहौर षड्यंत्र केस के अकॉर्डिंग जो है इन तीनों को फांसी का सजा 23 मार्च 1931 को दिया गया है। ओके, मारा गया। अच्छा, एक बात आप लोग ये भी याद रखेंगे कि सुखदेव को जो है ना सबसे कम आयु में फांसी मिला है। सबसे कम आयु में जो है फांसी में मिला है। सबसे कम आयु में फांसी, तो सबसे कम आयु में फांसी किसे मिला है, तो सुखदेव को। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया जाता है कि सबसे कम आयु में किसे मृत्युदंड का सजा सुनाया गया, तो वो सुखदेव को सुनाया गया था। सबसे कम आयु में जो है मृत्युदंड का सजा सुखदेव को सुनाया गया है। तो कब इन तीनों को फांसी लगा है, तो 23 मार्च 1931 को। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया। तो भाई इनकलाब जिंदाबाद जो नारा है वो किसने दिया है, हकीम अजमल खां, चंद्रशेखर आजाद, हसरत मोहानी, उपयुक्त में शेख सैयद। बीपीएससी स्कूल टीचर हेडमास्टर 9/12/23 का क्वेश्चन है ये वाला। तो इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया है, तो ये जो आपके हसरत मोहानी ने दिया है इनकलाब जिंदाबाद का नारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा, सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो भाई ये वाला जो आपका स्टेटमेंट कहा था, ये किन्होंने कहा है, ये पूछा है आपसे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बिस्मिल, राजगुरु, भगत सिंह या आजाद। बिस्मिल, राजगुरु, भगत सिंह, आजाद। तो भाई सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, ये आपके बिस्मिल का स्टेटमेंट है ये वाला। ठीक है, बिस्मिल ने कहा था। बिस्मिल, क्या किसने कहा था, तो बिस्मिल ने कहा था। ओके। नेक्स्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे। बी आर अम्बेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस,
जयप्रकाश नारायण, वन ऑफ द फाउंडिंग लीडर्स ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी वाज। बी आर अम्बेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण। तो भाई पहले इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, HSRA। तो HSRA के जो फाउंडर थे वो कौन थे, ये पूछा है आपसे। तो HSRA के जो फाउंडर थे वो आपके भगत सिंह थे, भगत सिंह। अब देखिए HSRA का बात हुआ है तो हम लोग सम पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे HSRA के बारे में। ओके, HSRA के बारे में। तो लेट्स सम सी पॉइंट ऑफ HSRA। HSRA तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जो है भाई वो सितंबर 1928 में इसको जो है बनाया गया था। सितंबर 1928 में, सितंबर 1928 में जो है HSRA का गठन किया गया था। और इससे कौन कौन रिलेटेड है, तो भाई एक तो भगत सिंह याद रखना और साथ में याद रखना चंद्रशेखर आजाद भी याद रखना है आपको। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। तो फाउंडर के नेम में आपको भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को भी याद रखना है, चंद्रशेखर आजाद को भी याद रखना है। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद HSRA से रिलेटेड है, ठीक है। इसका स्थापना कहां पर हुआ है, तो फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में। फिरोज शाह कोटला मैदान, फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में जो है भाई इसका स्थापना हुआ है HSRA का। और चलिए हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं HRA के बारे में। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, HRA का मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, और HRA ही जो है बाद में HSRA बना है। ओके, HRA ही बाद में HSRA बना है, इस बात को ध्यान में रखना है आपको। और HRA का गठन कब हुआ, तो ये 1924 में हुआ है, और HSRA का तो 1928 में। और इसका गठन कहां पर हुआ था, तो इसका कानपुर में हुआ था। HRA का गठन कहां पर हुआ था, तो कानपुर में हुआ था मेरे भाई। और इसका गठन किसने करा है, तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने। HRA का गठन तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने HRA का गठन करा है। और अच्छा अगर आपसे पूछ ले कि मेन पर्पस क्या था भाई इसका, HRA का मेन पर्पस क्या था, तो पर्पस था भाई वो क्रांतिकारी गतिविधि को बढ़ाना। ठीक है, क्रांतिकारी गतिविधि, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि HRA का मेन पर्पस क्या था, तो क्रांतिकारी गतिविधि को बढ़ाना, गतिविधि क्या करना, बढ़ाना। ओके, आई होप कि आपका इतना दूर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। तो फ्रेंड्स फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट काकोरी ट्रेन कांड। ओके, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह, VR सावरकर और वासुदेव चापेकर, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, सूर्य सेन और उधम सिंह। तो भाई पहला तो याद रखना कि काकोरी ट्रेन में किसको फांसी दिया गया है, ये यहां पर पूछा है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह। तो जी हाँ, बिल्कुल यही हमारा जो है फर्स्ट नंबर ही हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर ही करेक्ट हो जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है। अच्छा, काकोरी ट्रेन डकैती का बात हुआ है तो वी विल डिस्कस सम पॉइंट्स अबाउट काकोरी ट्रेन कांड। ओके, एंड हियर वी विल सी सम पॉइंट्स हियर। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर डेट कि ये एक HRA द्वारा एक हिंसक झड़प था। HRA द्वारा एक हिंसक क्या था, कार्रवाई था। HRA द्वारा हिंसक क्या था, एक कार्रवाई था। HRA द्वारा एक हिंसक कार्रवाई था ये। काकोरी ट्रेन कांड क्या था, HRA द्वारा एक हिंसक कार्रवाई था। और ये काकोरी ट्रेन डकैती हुआ कब है भाई, तो ये अगस्त 1925 में हुआ है। काकोरी ट्रेन कांड जो हुआ है अगस्त 1925 को हुआ है। और जो है ट्रेन में डकैती कर सरकारी खजाना लूटा गया था। ट्रेन में डकैती कर क्या किया गया था, डकैती करके खजाना लूटा गया था, सरकारी खजाना लूटा गया, सरकारी खजाना लूटा गया था। अगस्त 1925 में क्या हुआ था, ट्रेन में डकैती करके सरकारी खजाना लूटा गया था। ओके फ्रेंड्स, और देखिए इसमें जो है ना काकोरी ट्रेन कांड में 29 पीपल जो थे, 29 पीपल को सजा सुनाया गया था। 29 पीपल को क्या किया गया था, सजा सुनाया गया था। और 4 को फांसी का सजा मिला था। 29 को सजा मिला बट उसमें से 4 को फांसी का सजा मिला था। फांसी किसे किसे मिला है, तो एक याद रखिएगा, राजेंद्र लहड़ी को, राजेंद्र लहड़ी को फांसी का सजा मिला। और फांसी इन्हें लगा दी है। रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, याद रखिएगा ये सब नाम। राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, और एक थे अशफाक उल्लाह।
तो इन चार को जो है फांसी का सजा मिला था, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला, ठीक है। और चंद्रशेखर आजाद क्या हुआ थे, भाग गए थे। मतलब ये इस कांड के बाद, काकोरी ट्रेन डकैती के बाद चंद्रशेखर आजाद जो थे वो भाग गए थे, आजाद भाग गए थे। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि काकोरी ट्रेन कांड के बाद चंद्रशेखर आजाद कहाँ गए, तो भाई वो भाग गए थे, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद क्या किए थे, भाग गए थे। इतना बात को ध्यान में रख लेना है आप लोगों को। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहां है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, विनायक दामोदर सावरकर। तो भाई देखो इस बात को किसने कहा था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, मौलाना अबुल कलाम आजाद तो भाई ये भी नहीं है, जवाहरलाल नेहरू नहीं, विनायक दामोदर सावरकर नहीं। तो कहा किसने था, तो ये कहा था गांधी जी ने। किसने कहा था, महात्मा गांधी ने, गांधी जी ने इस बात को कहा था। ओके नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया। तो सिंपल सा बात रखना है याद, क्या आजाद दस्ता का गठन किसने करा है, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, चिट्टू पांडे, जयप्रकाश नारायण। ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट द ऑल इंडिया आजाद दस्ता वाज फॉर्म्ड इन बकरी का टापू बाय राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, चिट्टू पांडे, जयप्रकाश नारायण। तो पहली बात याद रखना है यह है कि आजाद दस्ता का गठन किसने करा है, तो वो जयप्रकाश नारायण ने करा है। जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता का गठन करा है। और कब करा है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुआ है गठन आजाद दस्ता का। दो बात ये याद रह गया। उसके बाद ये कहां पर गठन हुआ, तो आजाद दस्ता का गठन जो हुआ था वो नेपाल में हुआ था। आजाद दस्ता का गठन कहां हुआ था, नेपाल में हुआ था। नेपाल में भी कहां पर, तो बकरी के टापू पर हुआ था, ठीक है। तो आजाद दस्ता का गठन कहां हुआ है, नेपाल में हुआ है। और कहां पर हुआ है, बकरी टापू में हुआ है। इतना बात को याद रख लीजिएगा। और जयप्रकाश नारायण ही वो व्यक्ति थे जो कि आपके वहां से जेल से भाग गए थे दिवाली की रात को, ठीक है। जेल का दीवार फांद कर दिवाली की रात को जेल का दीवार फांद कर भाग गए थे और ये चले गए थे नेपाल, और नेपाल में जाकर इन्होंने आजाद दस्ता का गठन करा था, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए। अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, कितना परसेंट वोट प्राप्त होना चाहिए। मतलब सिंपल का ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि अगर किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल बनना है, ठीक है, मतलब कि अगर नेशनल पार्टी बनना है किसी भी पार्टी को, तो उसे कितना वोट जो है प्राप्त करना होगा, इस बात को यहां पर पूछा गया है। तो 4 या इससे अधिक राज्यों के वैध वोट का 10%, 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध वोट का 4%, 2 राज्यों में वैध वोट का 15%, आधे से ज्यादा राज्यों में वैध वोट का 6%। री एग्जाम 2020 का क्वेश्चन है ये वाला। तो भाई देखो इसमें जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या होगा, देख लो। 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध वोट का 10%, नहीं, ये तो बात होना ही नहीं है यहां पर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 4 या इससे अधिक राज्यों में वैध वोट का 4%, नहीं, 2 राज्यों में वैध वोट का 15%, नहीं, आधे से ज्यादा राज्यों में वैध वोट का 6%, तो नहीं। तो भाई होना क्या चाहिए, तो देखो पहली बात तो ये याद रखना कि कुल वैध मतों का कम से कम 6%, कुल मतों का मतलब कुल जो है वैध मतों का कम से कम कितना, तो 6% उनको मिलना ही चाहिए अगर राष्ट्रीय पार्टी बनना है तो। और एक बात यह भी है, कम से कम 4 लोकसभा सीट भी प्राप्त होना चाहिए। दूसरा बात क्या है, कम से कम 4 लोकसभा सीट, कम से कम क्या होना चाहिए, 4 जो है लोकसभा सीट भी प्राप्त होना चाहिए। थर्ड ये बात याद रखना है कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीट, मतलब क्या है, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या मतलब जितने भी उसमें लोकसभा का सदस्य है ना, उसकी संख्या का कम से कम 2% जो है सीट प्राप्त होना चाहिए। तीसरा बात यह है, ठीक है। और चौथा बात क्या है, कम से कम 4 राज्य में राज्य स्तरीय दल का मान्यता उसको मिला रहना चाहिए। मतलब कि 4 स्टेट में क्या होना चाहिए, तो राज्य स्तर दल का मान्यता प्राप्त होना चाहिए। मतलब कि मान लीजिए क्या स्टेट लेवल का पार्टी नहीं होता है, तो स्टेट लेवल का पार्टी उसको 4 स्टेट में कम से कम रहना चाहिए, स्टेट लेवल का पार्टी
पार्टी, मतलब कि 4 स्टेट में जो है कम से कम उसका इस लेवल तक रहना चाहिए कि वो स्टेट लेवल तक का पार्टी वहां पर 4 राज्य में वो हो, तब उसको जो है एक राष्ट्रीय दल बन सकता है, नेशनल पार्टी बन सकता है। ठीक है, पार्टी होना चाहिए। चारों बात आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा। तो राष्ट्रीय पार्टी के लिए जो है पहली बात याद रखना है कि कुल मत का 6% मिलना चाहिए, कुल वेद मत का 6% मिलना चाहिए कम से कम, और कम से कम 4 लोकसभा में जो है उसको मतलब कि सीट प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, और थर्ड बात ये था कि लोकसभा का कुल जितना सदस्य संख्या है ना, तो उसमें से 2% जो है सीट उसको मिलना चाहिए। और चौथा बात ये था कि 4 स्टेट में से स्टेट लेवल का पार्टी होना चाहिए, मतलब कि 4 स्टेट में कम से कम उसको स्टेट लेवल का पार्टी उसको घोषित हो जाना चाहिए। ठीक ना, ये 4 कंडीशन है एक नेशनल पार्टी बनने के लिए। ओके, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताओ इसका। ये पूछा है कि किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्था को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? 73वें, 74वें, 71वें, 72वें। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 का क्वेश्चन है ये वाला। तो भाई ये देखो, 73वें संविधान संशोधन 1992 के अकॉर्डिंग जो है पंचायत को जो है संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 से जो है पंचायती राज मतलब पंचायत को जो है संवैधानिक आधार प्राप्त किया गया है। ठीक है, संवैधानिक आधार जो है प्रदान किया गया है। और 74वां संविधान संशोधन जो भी है ये भी 1992 में है, और इसके अकॉर्डिंग जो है ना आपके नगर पालिका को संवैधानिक आधार प्रदान हुआ है, संवैधानिक आधार प्रदान हुआ है। तो 2 बात याद रखना है। एक बात क्या याद रखना है कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के अकॉर्डिंग जो है पंचायती राज को संवैधानिक आधार प्रदान हुआ, और दूसरा बात याद रखना है 74वां संविधान संशोधन 1992 से नगर पालिका को संवैधानिक आधार प्रदान हुआ है। ठीक है, ये 2 बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब ग्राम पंचायत का बात हुआ है भाई, तो हम लोग ग्राम पंचायत के बारे में भी थोड़ा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्राम पंचायत से हम लोगों को क्या डिस्कस करना है, देखो अब ग्राम पंचायत। तो पंचायत मेरे भाई पहले ये आर्टिकल कितना में आता है, तो आर्टिकल 40 में जो है आपका ग्राम पंचायत आता है, मतलब पंचायत का गठन कितना में, तो आर्टिकल 40 में है। अनुसूची क्या होगा इसका, तो अनुसूची भाई अनुसूची 11वां अनुसूची है। अनुसूची क्या है पंचायत का, 11 है। विषय कितने होते हैं पंचायत में, तो विषय होते हैं 29। पंचायत में विषय कितने, 29। ओके, और पंचायत कितने भाग में है, पार्ट क्या है पंचायत का, तो 4 और 9 में जो आता है वो पंचायत आता है। पंचायत का भाग क्या है, 4 और 9। विषय कितना है पंचायत में, 29। अनुसूची 11 और आर्टिकल 40 में जो है पंचायत का गठन है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो 11वीं अनुसूची में शामिल क्या नहीं है ये पूछा है। पुस्तकालय, ग्रामीण खेल, ईंधन और चारा, और तकनीकी प्रशिक्षण। तो भाई देखो यहां पर क्या दिया है, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, मतलब कि नहीं पूछा है, तो बीपीएससी में आपको नहीं पे ध्यान देना है अच्छे से। तो नहीं क्या है, तो ग्रामीण खेल शामिल नहीं है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? खाप पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत, जन पंचायत। 65th बीपीएससी 2019। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फॉर्म अंडर द पंचायती राज सिस्टम? खाप पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत, जन पंचायत। तो भाई देखो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो है ना किसका आपका निर्माण हुआ है, कौन सा फॉर्म हुआ है पंचायती राज के अंडर में? ओके, तो वो आपका ग्राम पंचायत का गठन हुआ है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? अच्छा, ये क्या पूछ दिया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? मतलब ये सिंपल सा बात है कि ग्राम पंचायत जो होता है, अभी मैंने पीछे बताया था ना कि ग्राम पंचायत का गठन जो है वो कितने आर्टिकल के अकॉर्डिंग होता है। तो भाई ग्राम पंचायत का गठन जो होता है आर्टिकल 40 के अकॉर्डिंग होता है ग्राम पंचायत का गठन। और विषय कितना है इसमें, तो विषय मैंने अभी बता रखा था, विषय 29 विषय होते हैं इसमें ग्राम पंचायत में। और इसमें क्या मैंने बताया था आपको, ग्राम पंचायत का भाग क्या है, तो भाग 4 और 9 है, 4 और 9 है। और अनुसूची क्या है ग्राम पंचायत का भाई, तो अनुसूची जो है 11 अनुसूची है। ठीक है, 11वां अनुसूची में ग्राम पंचायत आता है। नेक्स्ट, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है?
तो भाई देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने कि भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, इन विच स्टेट डज अंडरग्राउंड कोल बर्निंग टेक प्लेस, अंडरग्राउंड कोल बर्निंग टेक प्लेस। और प्री 2022 का क्वेश्चन ये वाला पूछा गया था, तो वो जो है आपके झारखंड में हो रहा है अंडरग्राउंड कोल बर्निंग। झारखंड में जो है भूमिगत कोयले का दहन हो रहा है। और कहां पर होता है अगर ये पूछ ले तो भाई तो झड़िया में हो रहा है, झड़िया कोलफील्ड में, झड़िया कोलफील्ड में जो हो रहा है ये भूमिगत अंडरग्राउंड कोल बर्निंग हो रहा है, झरिया कोलफील्ड में होता है। ओके नेक्स्ट, निम्न राज्यों में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो पूछा है सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक कौन सा स्टेट है, ये पूछ लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी? तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर एनर्जी क्या है? तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो सोलर एनर्जी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है आपका राजस्थान है। क्या है? राजस्थान है, राजस्थान। नेक्स्ट, टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? टिस्को प्लांट इज सिचुएटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग? पटना, दरभंगा, धनबाद, टाटानगर। 53rd टू 55th यूपीएससी प्री 2011। तो टिस्को संयंत्र जो भाई वो है आपके टाटा नगर के पास में है। ठीक है, टाटा नगर के पास में है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि टिस्को ये बना कब था, ये कब बना था, आखिर इसका स्थापना कब हुआ था, ये पूछ ले अगर टिस्को का, तो कब हुआ है? तो 1907 में जो है टिस्को का स्थापना 1907 1907 में टिस्को का स्थापना किया गया था, इस बात को याद रखना। ओके, अच्छा टिस्को का फुल फॉर्म आपको याद रख लेना है। टिस्को का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी क्या हो जाएगा? लिमिटेड। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ओके नेक्स्ट, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भाई बिहार में जो डालमिया नगर है, डालमिया नगर इन बिहार इज फेमस फॉर व्हाट? सिल्क, सीमेंट, लेदर, जूट। तो भाई ये सीमेंट के लिए फेमस है डालमिया नगर बिहार का। ओके, अच्छा अगर आपसे पूछ ले कि सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, तो सिल्क सिटी भाई वो आपके भागलपुर को कहा जाता है। भागलपुर को कहा जाता है। भागलपुर को क्या कहा जाता है? तो सिल्क सिटी। अगर आपसे पूछ ले कि गोल्ड सबसे अधिक बिहार में कहाँ मिलता है, गोल्ड सबसे अधिक मतलब सोना सबसे अधिक जो बिहार में कहां पर मिलता है, तो भाई वो जमुई में मिलता है सोना सबसे अधिक। जमुई में क्या मिलता है? सोना सबसे अधिक मिलता है। जमुई में क्या मिलता है सबसे अधिक? तो सोना मिलता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतरी बेल्ट ऑफ राजस्थान स्टेट इज फेमस फॉर तांबा खनन, सोना खनन, अभ्रक खनन, लो अयस्क खनन। एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है बीपीएससी का। तो भाई देखो राजस्थान राज्य का जो खेतरी है, राजस्थान राज्य का जो खेतरी है वो तांबा के लिए फेमस है, तांबा के लिए फेमस है। ओके नेक्स्ट, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? महानगरों को जोड़ने वाला रेल मार्ग, प्रमुख वायुमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजना, स्वर्ण व्यापार का मार्ग। क्या है बताओ? 60 टू 62 बीपीएससी प्री 2000 क्या है यार, ये कब है? 15-16 के अकॉर्डिंग का ये आई थिंक क्वेश्चन होना चाहिए, 16 ही मान के ले लो ना। तो देखो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का क्या है? तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। और इसका स्टार्ट ये कब से हुआ है? तो स्टार्ट जो हुआ है भाई ये 2001 से हुआ है। ये स्टार्ट कब से हुआ है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कब से स्टार्ट हुआ है? तो 2001 से स्टार्ट हुआ है। अच्छा, ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या करता है? तो 4 जो है ना महानगर को जोड़ता है, 4 महानगर को जोड़ता है, महानगर को जोड़ता है। तो 4 महानगर को जोड़ता है। और 4 महानगर कौन कौन सा है? तो एक है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो 4 जो है महानगर को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। 4 महानगर को जोड़ता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ओके, और ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। नेक्स्ट, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा? पंख सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगा, ठीक है, रबर की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंचेगी, लकड़ी की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगी, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेगी। ये देखो 67 बीपीएससी प्री 2022 का है। तो भाई देखो यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में बोल दिया है, निर्वात बोला है, निर्वात में
एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे तो क्या होगा। तो भाई देखो निर्वात बोल दिया है तो निर्वात होगा, इसलिए क्या होगा, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेगा। अगर यहाँ निर्वात नहीं होता तो तीनों अलग अलग टाइम पे आता, बट यहाँ पे क्या कह दिया है, निर्वात कह दिया है, निर्वात कह दिया है। इट मीन्स आपको क्या यहाँ पर जाना है, आपको इस जाना है कि तीनों एक साथ में गिर जाएगा, या तो वो पंख हो, या तो वो रबर का गेंद हो, या तो वो लकड़ी हो का गेंद हो, तीनों जो है एक साथ में गिरेगा क्योंकि निर्वात में है। नेक्स्ट, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी, कांच, निर्वात, जल, वायु। 67 बीपीएससी प्री री एग्जाम 2022, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम व्हाइल पासिंग थ्रू ग्लास, वेकम, वाटर, एयर। तो देखो सबसे कम जो होगा ना वो भाई आपका हो जाएगा कांच में, मतलब कि ग्लास में जो होगा प्रकाश का गति जो है सबसे कम होगा। ओके, प्रकाश में, प्रकाश की गति किसके बीच जाती हुई न्यूनतम, न्यूनतम मतलब कि सबसे कम पूछ रहा है ना, तो सबसे कम कांच में होगा। देखो ये कैसे इसका कहते हैं, ठीक है, देखो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसका प्रकाश का गति क्या होगा, सबसे कम होगा। अपवर्तनांक जिसका ज्यादा उसका प्रकाश का गति कम। ओके, समझ में आया इतने बात, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा उसका प्रकाश का गति सबसे कम। और देखिए वायु में जो है ना, वायु में प्रकाश की गति क्या होगा, सबसे तेज हो जाएगा। वायु में क्या होगा, सबसे तेज होगा। प्रकाश की गति सबसे तेज किस में होगा, सबसे ज्यादा, तो वायु में होगा। नेक्स्ट, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोरे का प्रतिबिंब बनाने के लिए एक बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा, कम चमक वाला एक घोड़ा, काली पट्टियों का एक जेब्रा, काली पट्टियों का एक घोड़ा, उपयुक्त में से एक से अधिक। और देखो ये 68 बीपीएससी प्री 2023 का क्वेश्चन है। तो भाई देखो ये क्या बनेगा, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर एक सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है, वह प्रतिबिंब कैसा होगा। तो भाई क्या होगा, कम चमक वाला एक घोड़ा, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, काली पट्टियों का एक जेबरा, तो नहीं ये तो नहीं होगा। काली पट्टियों का एक घोड़ा, तो नहीं ये भी नहीं होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक तो होना है। तो भाई देखो यहाँ क्या है, कम चमक वाला एक घोड़ा, तो बिल्कुल हाँ यही आंसर हो जाएगा। जब ये तीनों गलत हो गया तो भाई ऐसे भी तो आंसर आ जाएगा कि यही करेक्ट होने वाला है, तो कम चमक वाला एक घोड़ा। नेक्स्ट, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, द शार्पनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, वेवलेंथ ऑफ साउंड, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो ध्वनि की तीक्ष्णता पूछा है, शार्पनेस पूछा है, तो भाई वो वेवलेंथ ऑफ साउंड मतलब ध्वनि का तरंगदैर्घ्य से डिपेंड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है, फोटो डायोड, फोटोवोल्टाइक सेल, फोटो उत्सर्जक। उपयुक्त में से एक से अधिक। विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिजिटल एप्लीकेशन, फोटो डायोड, फोटो वोल्टेक सेल्स, फोटो एमीटर, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो भाई यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, और ये कब का क्वेश्चन है, बीपीएससी प्री 2023 का क्वेश्चन था ये वाला, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो फोटो वोल्टेक सेल होगा। फोटो वोल्टेक सेल, इसको शॉर्ट में कहा जाता है पीवीसी, फोटो वोल्टाइक सेल। ओके, अच्छा फोटो वोल्टाइक सेल को ना सोलर सेल भी कहते हैं, सोलर सेल भी, क्योंकि सोलर सेल में जो है पीवीसी सेल का ही यूज होता है सोलर बनाने में, ठीक है। तो सोलर बनाने में किसका होता है, फोटोवोल्टाइक सेल का ही यूज होता है सोलर सेल बनाने में। और देखिए फोटोवोल्टाइक सेल का काम क्या है, तो ये जो है सूर्य के प्रकाश को ना विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सोलर जो एनर्जी होता है, सोलर एनर्जी मतलब कि जो सूर्य के प्रकाश का होता है उसको जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है, इस बात को ध्यान में रख लेना। तो सोलर एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर देता है आपका फोटोवोल्टाइक सेल। ओके, नेक्स्ट, अच्छा तो फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। और फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आप लोग शायद मेरे सेशन को शेयर नहीं कर रहे हो, तो शेयर आप लोग ज़रूर करेंगे क्योंकि मुझे उससे मोटिवेशन मिलता रहता है। और साथ में ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं कल अपने किसी नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।